नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग। अनब्रेकिंग लाइव के इस वीडियो में आपका स्वागत है। कर्नाटक में जो कास्ट सर्वे हुआ है, उस सर्वे को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज खड़ी हो रही हैं। कांग्रेस के भीतर और कांग्रेस के बाहर भी। तो इस सब को लेकर के बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। क्या कांग्रेस में जो फॉल्ट लाइन्स हैं बहुत सारी चीजों को लेकर के, वो दूर नहीं की जा सकी हैं। अहमदाबाद अधिवेशन और उससे पहले जो मीटिंग्स हुई, ढेर सारी मीटिंग्स, तो उन सब के बाद भी अगर इस तरह की चीजें आती हैं तो कहीं ना कहीं ये समझने की जरूरत है कि गड़बड़ कहाँ है। दरअसल जब कर्नाटक में इससे पहले सिद्धारमैया की सरकार थी 2014 में, उस समय उन्होंने वहां का कास्ट सर्वे करने की घोषणा की थी। 2018 में तक वो कास्ट सर्वे, फिर ये पार्टी चली गई सरकार से, तो वो जहां का तहां नई सरकार आई, उसने कुछ किया नहीं। फिर उन्होंने उसी को, उस सर्वे को ही अपडेट करके, और अभी जनवरी के महीने में, जहां तक मुझे याद पड़ता है, जनवरी के महीने में उन्होंने उस सर्वे को फिर से वो किया, और फरवरी में जो के जयप्रकाश हेगड़े के नेतृत्व में जो कमीशन था, कमीशन कर्नाटका स्टेट कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, उसने किया था। तो उसको अपडेट करके उसने ये रिपोर्ट सिद्धारमैया की सरकार को सौंपी फरवरी 2024 में। इस सर्वे और इस रिपोर्ट को तैयार करने में जो एक मोटे तौर पर आंकड़ा बताया जा रहा है कि 160 से 170 करोड़ रुपए खर्च हुए, और ये बहुत बड़ी राशि है। अब इसको लेकर के कर्नाटक कैबिनेट ने इसे 11 अप्रैल को बैठक हुई कर्नाटक कैबिनेट की, उसमें इसे अप्रूव किया गया, और फिर कहा गया कि 17 अप्रैल को कैबिनेट बैठक में इसकी फाइंडिंग्स पर डिस्कस किया जाएगा, और फिर ये तय किया जाएगा कि इनकी फाइंडिंग्स को एक्सेप्ट किया जाए, रिजेक्ट किया जाए, या उसमें कुछ संशोधनों के साथ उनको एक्सेप्ट किया जाए। इसको लेकर के 17 अप्रैल को कैबिनेट की मीटिंग है। तो इस लिहाज से मीटिंग बहुत क्रिटिकल है, और ये स्टेट की पॉलिटिक्स ही नहीं, कांग्रेस को लेकर के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है, नेशनल पॉलिटिक्स के लिए। तो इस रिपोर्ट में दरअसल ओबीसी रिजर्वेशन जो है वो 32% से बढ़ाकर 51%, और रिस्ट्रक्चरिंग ओबीसी कैटेगरीज की ए और बी में, वो मतलब 1A 1B, इसके हिसाब से उनकी रिस्ट्रक्चरिंग है। और इसके अलावा मुसलमानों का जो आरक्षण है उसे 4% से बढ़ाकर 8% करने का एक इसमें सिफारिश है। और ये चीजें लीक हुई हैं, उसके बाद आई हैं। लीक होनी नहीं चाहिए थी, जो कैबिनेट की बात थी, कैबिनेट में बैठक हुई, कैबिनेट की तरफ से ब्रीफिंग नहीं हुई इसको लेकर के, तो लेकिन ये लीक हुई है। तो जब कोई चीज लीक होती है इन्फॉर्मेशन, तो आप समझ लीजिए कि उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी जानकारी में ये सब है, जिनकी जानकारी में सब चीजें हैं, जिनके पास ये रिपोर्ट है, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लीक करने में इंटरेस्ट है, और उन्होंने लीक किया। अब इसमें जो दो दो तरह से इसको देखने की जरूरत है। एक तो कांग्रेस के भीतर क्या स्थिति, क्या पूरी कांग्रेस एक राय है, कर्नाटक की कांग्रेस, कि ये जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट की जो फाइंडिंग्स हैं, और इनकी फाइंडिंग्स पर ही पहली बात एक राय है कि नहीं है, कि जो आंकड़े इसमें आए हैं, इस जाति के इतने लोग हैं, इस जाति के इतने लोग हैं, ये जो आंकड़े हैं, क्या इसको लेकर के आम राय सबकी है, सब लोग मानते हैं कि हाँ भाई ये रिपोर्ट सही है। यहीं पर प्रॉब्लम शुरू होती है। सिद्धारमैया जो है, अब ये देखिए कि इसमें जो कम्युनिटीज हैं कर्नाटक की, उन कम्युनिटीज के हिसाब से कांग्रेस के भीतर एक तरह से जो पहली कैबिनेट मीटिंग हुई 11 अप्रैल वाली, उस 11 अप्रैल में ही वो फॉल्ट लाइंस दिखने लगी। सिद्धारमैया जो है वो कुरुबा कम्युनिटी से आते हैं, जो ओबीसी कम्युनिटी है। वो इस रिपोर्ट को बिल्कुल साइंटिफिक कह रहे हैं,
और कह रहे हैं कि ये सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के लिए बहुत ही जरूरी रिपोर्ट है। ये कहना है सिद्धारमैया का। और उनका अब एक तरह से कांग्रेस का जो नेशनल लीडरशिप है वो उसका जो नैरेटिव है उससे पूरी तरह से सिद्धारमैया अपने को अलाइन करते हुए इस रिपोर्ट के साथ खुद को खड़ा करते हैं। अब सिद्धारमैया ने ही इसे कि भाई जब डिस्कशन हो जाएगा अभी 17 तारीख को, उसके बाद ये रिपोर्ट सिफारिशों के साथ विधानसभा में पेश की जाएगी। ये घोषणा सिद्धारमैया ने कर दी है चीफ मिनिस्टर के तौर पर। अब एक दूसरा खेमा जो डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम है और कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो कालिगा समुदाय से आते हैं, जो एक बड़ा पावरफुल और प्रभावशाली समुदाय है वहां का। उन्होंने इस सर्वे को अनसाइंटिफिक कहा है और उन्होंने इससे पहले एक बार वोकालिगा लीडर्स के साथ मिलकर के एक मेमोरेंडम पर साइन भी किया था जिसमें इसे रिजेक्ट करने की बात कही गई थी। आग्रह किया गया था कि इसको रिजेक्ट कर दिया जाना चाहिए। क्यों कर दिया जाना चाहिए? उनका ये कहना था इन लीडर्स का कि वोकालिगा समुदाय का जितना नंबर बताए जा रहे हैं, जो शेयर आबादी में बताया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं कम है। एक्चुअल में जो मतलब अंडर रिप्रेजेंटेशन इस कम्युनिटी का इसमें किया गया है, इसलिए इसे रिजेक्ट कर दिया जाना चाहिए, उन नेताओं का कहना था। अब डीके शिव कुमार का जो पब्लिक स्टैंड अब आया है वो ये है कि बहुत ही वो बहुत सावधानी से कोई बात बोल रहे हैं। उनका कहना है कि इस मामले में जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं किया जाना चाहिए। जब कोई लीडर, टॉप लीडर्स में से कोई लीडर ये कहे कि जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं किया जाना चाहिए, तो इसमें बहुत साफ ध्वनि आती है कि उसकी कई चीजों से वो सहमत नहीं है और इसलिए जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। पूरा डिटेल डेलिब्रेशन होना चाहिए। उसके बाद सबकी सहमति जिन चीजों पे बन जाए उन्हीं चीजों को आगे लाना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। अब एक तीसरा खेमा भी है जो वहां के गृह मंत्री जी परमेश्वर का है। परमेश्वर जो है दलित समुदाय से आते हैं और वो इस रिपोर्ट को पब्लिक कर देने के पक्षधर हैं कि इसको पब्लिक कर देना चाहिए। 160 करोड़ रुपए जनता के खर्च हुए हैं, इसलिए पूरी पारदर्शिता के साथ इसको पब्लिक कर देना चाहिए। फिर जो प्रियांक खड़गे हैं, जो खड़गे जी के बेटे हैं, उनका कहना है कि इट्स सोशियो इकोनॉमिक सर्वे है ये, इट्स नॉट द कास्ट सेंसस। और इसलिए उन्होंने कहा है कि इसकी मेथोडोलॉजी की एक बार स्क्रूटनी करने की जरूरत है, क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं कि हर घर की गिनती की गई है, एक सर्वे किया गया है, एक एस्टिमेट है ये। तो इसकी मेथोडोलॉजी क्या है, कौन सा फार्मूला लगाया गया, कौन सा तरीका इस्तेमाल किया गया और वो तरीका कितना विश्वसनीय है, इस सब की एक बार जांच कर ली जानी चाहिए। अब देखिए आप, तीन तरह की बात है। एक तो सिद्धारमैया पूरी तरह से कि भाई ये जो भी चीजें तय होंगी उनको लागू कर दिया जाना है और लागू होना ही चाहिए, क्योंकि कास्ट सेंसस और ये सोशल जस्टिस की पहली शर्त है कि आपके पास सब गिनती और सारी चीज जानकारी होनी चाहिए। ये जो तीन खेमे हैं, इसके अलावा एक चीज और देखिए, अभी वोकालिगा हो गया, ओबीसी हो गया और एससी कम्युनिटी हो गई, जिसमें ओबीसी को रिप्रेजेंट करते हैं सिद्धारमैया और सिद्धारमैया इसके पक्ष में। डीके शिव कुमार वोकालिगा को रिप्रेजेंट करते हैं, डीके शिव कुमार इसमें कासस हैं बहुत, और वो जो बातें कह रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं इनका अविश्वास दिखाई दे रहा है। और तीसरा जो परमेश्वर हैं वो भी इसके साथ एक तरह से लाइन है और वो तो आगे बढ़कर के कह रहे हैं कि भाई इसे पब्लिक कर देना चाहिए, पूरा पारदर्शिता बरतनी चाहिए, जनता के पैसे खर्च हुए। अब एक चौथा समुदाय है, वो समुदाय है लिंगायत, जो ये भी बड़ा प्रभावशाली कम्युनिटी है कर्नाटक की। तो जो लिंगायत मिनिस्टर्स रहे, एस मल्लिकार्जुन और लक्ष्मी हेब्बलकर, इसके अलावा वोकालिगास एमसी सुधाकर और के वेंकटेश,
ये जो मतलब 11 तारीख को जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी, उसमें ये 4 मंत्री शामिल नहीं हुए और एक तरह से शामिल न होकर इन्होंने अपनी असहमति दर्ज कराई है, डिसेंट दर्ज कराया है। और एक मिनिस्टर एच के पाटिल जो हैं, वो उनका कहना है कि कोई रिफ्ट वगैरह नहीं है, सब कुछ सही है, बिल्कुल जो तय होगा रिपोर्ट में जो कुछ आएगा उसके बाद डिस्कशन होगा, डिस्कशन में जो होगा उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। अब जब 4 खेमे दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस के भीतर इस रिपोर्ट को लेकर के, आप देखिए एक तरफ जो जो बात मैं यहाँ पर सामने लाना चाह रहा हूं वो ये कि एक तरफ कांग्रेस की टॉप लीडरशिप जाति गणना को लेकर और जाति गणना के आधार पर आरक्षण को बढ़ाने को लेकर के वो कमिट कर रहे हैं पूरे देश के सामने कि पार्लियामेंट में हम मोदी जी की इसी राज्यसभा में लोकसभा में करके दिखाएंगे, 50% से सीमा बढ़ा के दिखाएंगे और ढेर सारी, और जैसे बिहार में भी वो कह रहे हैं जैसे तेलंगाना में हुआ है वैसे ही बिहार में करेंगे। तो फिर ये पार्टी के अंदर इस तरह की जो कुड़पेच चल रहे हैं ये क्यों चल रहे हैं, ये सवाल है कि भाई। और या फिर जो मुझे लगता है जब 2014 में आपने इसे इंस्टीट्यूट किया था कि ये होना है, सर्वे होना है और ये आपका बैकवर्ड क्लास कमीशन ये सर्वे करेगा, और 2018 के बाद आपकी सरकार चली गई तो आपने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया, मतलब जो दूसरी सरकार थी उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। और आपने भी आने के 2022 में चुनाव हुए हैं कर्नाटक के, 2023 में चुनाव हुए कर्नाटक के, 2023 के बाद से आज 24 पूरा निकल गया, आधा 23 निकला और 3 महीने 25 के निकल गए, यानी 2.25 साल से ज्यादा निकल गया। 2.25 साल के बाद आपको ये रिपोर्ट याद आई, एक बात। दूसरी बात कि अगर ये रिपोर्ट, जैसे मुझे लगता है कि 10 साल पहले सर्वे कराया गया, 10 साल पहले, 10 साल से और ज्यादा ही हो गए, तो ये सर्वे कराया गया और तब जो कांग्रेस पार्टी की थॉट प्रोसेस थी, जो कांग्रेस पार्टी के नैरेटिव्स थे, जो कांग्रेस पार्टी के इश्यूज थे, उसमें सोशल जस्टिस कहीं नहीं था, उसमें कास्ट सेंसस कहीं था ही नहीं। तो उस समय की प्रायोरिटी जो रही होंगी, उस समय सिद्धारमैया ने कराया, सिद्धारमैया ने अपने हिसाब से चीजों को जो समझा होगा, सोचा होगा, उन पैरामीटर्स पे वो सर्वे हुआ होगा। अब जो चीजें हो रही हैं वो डिटेल्ड तरीके से कांग्रेस पार्टी उस इशू को उठा रही है और उसके पूरे पॉलिटिक्स के केंद्र में ये चीज है। तो ऐसा क्यों नहीं किया गया, कांग्रेस ने ये कॉल क्यों नहीं ली कि वो फिर से नया सर्वे नए तरीके से या एक तरह से काउंटिंग ही पूरे राज्य की कराएंगे। तो एक तो गड़बड़ ये हुआ, जब आपके स्टेक्स इतने हाई हैं इस इशू पर, तो इस इशू पर पार्टी को पूरी सावधानी बरतनी चाहिए थी। इसमें सेंट्रल लीडरशिप का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और सेंट्रल लीडरशिप को सारी चीजें इस तरह से नहीं छोड़ देनी चाहिए कि भाई वहां हुआ है अपना देख लेंगे, जो बनेगा कर देंगे, नहीं करेंगे जो भी वहां के लीडर्स देख लेंगे, वहां के लीडर्स देख लें, ये तो बिल्कुल सही है। बिल्कुल जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ जिम्मेदारी होना चाहिए, सब चीजें सही हैं। अकाउंटेबिलिटी का भी डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, ये भी सही है। लेकिन एक एक जो आइडिया है, जो चीजें, जो नैरेटिव है, उसके बारे में तो बात करनी पड़ेगी ना। आज क्या वजह है कि डीके शिव कुमार सवाल खड़े कर रहे हैं? क्या वजह है कि दूसरे जो समुदाय के लोग हैं, लिंगायत हैं, वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं? क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को यह मौका मिल गया कि आप अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं? और ये किसने ये लीक किया कि 4% से 8% मुस्लिम्स का रिजर्वेशन कर दिया गया? दरअसल जिस तरह से नॉर्थ में मुस्लिम्स का रिजर्वेशन होता है वो सही तरीका है, सही तरीका इन द सेंस कि धर्म के आधार पर कितने, यहां आप उत्तर प्रदेश में, बिहार में ये नहीं पाएंगे मुस्लिम्स को कितना परसेंट मिल रहा है। आप ये पाएंगे कि मुस्लिम्स की जो पिछड़ी जातियां हैं उन जातियों को ओबीसी में शामिल कर दिया गया।
और ओबीसी में उनको मिल रहा है, उसको बढ़ाइए। जैसे बिहार में भी पिछले दिनों जो जाति गणना हुई उसमें राहुल गांधी सवालिया निशान उठाते हैं, लेकिन उसका सबसे खूबसूरत बात यह थी कि उसमें जितनी जातियां, चाहे वो मुसलमान जातियां हो चाहे हिंदू जातियां हो, पिछड़े जो पिछड़ी मानी गई उनको पिछड़े वर्ग में रखा गया, उनकी गिनती उस तरह से की गई। और उनकी गिनती इस तरह से नहीं की गई कि ये मुसलमान, इन मुसलमानों को इतना हम रिजर्वेशन दे रहे हैं। उसमें यह हुआ कि अति पिछड़ों की संख्या इतनी ज्यादा है, इसमें ये जातियां हैं, इन जातियों की संख्या ये है, जैसे मुस्लिम जातियां भी, और इनको हम अलग से ईबीसी का इतना आरक्षण कर रहे हैं। और यहां पर वो 4% से 8% वाली बात है। ये सेंसिटिव इशू और फालतू के चीजों में जो जो कांग्रेस जिन जिन चीजों को छोड़ देती है, जिनको नहीं सोचती है, मुझे लगता है, जैसे अगर मैं उस रिपोर्ट्स को देख रहा था, उसके बारे में जरा मैं समझ रहा था, तो मुझे लगा ये कैसे कर दिया इन्होंने, क्यों करना चाहिए। और जो इसमें होता क्या है, आपका पूरा फोकस डिरेल करने की पूरी इसमें क्षमता है भारतीय जनता पार्टी डिरेल, और उसने शुरू कर दिया है कि देखो मुसलमानों का 4% से 8% बढ़ा दिया, ये मुसलमानों को अपीज करने वाली पार्टी, बाकी का डबल। अब ये भी कहना शुरू कर देंगे मुसलमानों का रिजर्वेशन डबल कर दिया है। आप इसके बारे में फिर अब इस पर लगे रहिए, सामाजिक न्याय एक तरफ गया, अब इसको आप हैंडल करिए। और वो पूरे वो कर्नाटक में नहीं करेंगे, कर्नाटक की पूरे देश में, और जहां चुनाव है वहां तो करेंगे, जहां चुनाव नहीं है भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रोएक्टिव पार्टी है, हमेशा चुनावी मूड में रहती है। चुनाव भले 4 साल बाद हो, लेकिन वो इशू आज से ही बनाना शुरू कर देती, ये उसकी खासियत है। और कांग्रेस की दिक्कत ये है कि वो इन चीजों को जो जो और ये वही लोग कर सकते हैं जो 24 घंटे पॉलिटिक्स ओढ़ते बिछाते खाते पीते हर समय पॉलिटिक्स ही जिनकी रहती है, ये वही कर सकते हैं। और जिनका एक आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है कि भाई हमको तो अपना जीवन हम नछावर कर दे रहे हैं, या जो जो संघ परिवार के लोगों का होता है, संघ के लोगों का, वो यही कहते हैं ना कि भाई जीवन हम लगा रहे हैं इसमें, तो सब चीजें बदलेंगी। तो वो इन सब इश्यूज को, इसलिए कि आप ऐसा करेंगे तो उनकी तरफ पोलराइजेशन होगा, और उनकी पॉलिटिक्स पूरी पोलराइजेशन की है, जो उनका आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट है। वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि इससे वोट मिलते हैं, वोट मिल जाएंगे तो पोलराइजेशन भूल जाएंगे, ऐसा नहीं। वो उनका स्थायी तत्व है उनकी पॉलिटिक्स का। तो ऐसे में ये जो मौका दिया गया, ये मौका क्यों दिया गया? अब हाईकमान इस समय कितना एक्टिव है पता नहीं। जो खबरें छन करके आ रही हैं उनके हिसाब से मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, ये लोग अभी इस पर इन्होंने कोई मत अपना नहीं बनाया है, और ना कुछ कम्युनिकेट किया है सिद्धारमैया की गवर्नमेंट कि भाई कैसे, क्या इसको कैसे नेविगेट करना है, कैसे आगे ले जाना है। वो लोग मल्लिकार्जुन खड़गे से जब एक बार पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि 17 तारीख की बैठक में जब चीजें सामने आ जाएंगी, रिपोर्ट मेरे पास भी आ जाएगी, तब हम इस पर कोई कमेंट देंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि अभी तो ऐसा तो है नहीं, रिपोर्ट उनको मिल गई है और वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, वो कैबिनेट की प्रॉपर्टी, कैबिनेट में है तो इस समय कैबिनेट की प्रॉपर्टी है, तो कैबिनेट से बाहर नहीं जा सकती। तो ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन सवाल ये है कि इस रिपोर्ट में जैसे जो रिकमेंडेशंस भी हुई, क्या सिद्धारमैया को पहले जिन लोगों ने इस रिपोर्ट को तैयार किया होगा, रिकमेंडेशन तैयार की, मान लीजिए बैकवर्ड कमीशन ने तैयार किया, तो बैकवर्ड कमीशन ने तैयार किया, तो बैकवर्ड कमीशन को जो कहा गया होगा कि भाई आपको ये करना है, तो वो तो टर्म्स कंडीशंस तो बता देते साफ शब्दों में, और उसको हिसाब से कि देश में पॉलिटिक्स, कांग्रेस का नैरेटिव क्या है, किस तरह की पॉलिटिक्स है, क्या चीजें चल रही हैं, उनमें कौन सी चीजें संवेदनशील हो सकती हैं जो कांग्रेस के खिलाफ बूमरैंग कर सकती हैं अच्छी होने के बावजूद।
तो उनको कैसे लाया जाए इस पर एक डिलिबरेट करना चाहिए था और फिर चीजें सामने आनी चाहिए थी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। अब बीजेपी ने क्या किया है, बीजेपी ने बहुत सीधे से जो कांग्रेस के अंदर से जो इशू आ रहे हैं, साइंटिफिक है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और इसमें मुसलमानों का अपीजमेंट है, कुछ कास्ट को जो है वो डिस्कार्ड किया गया है, उनको कम करके दिखाया गया, जिसमें वोकालिगा का मामला है, जिसमें लिंगायत को भी ये लोग शामिल करते हैं। तो जो अपोजिशन लीडर हैं आर अशोका बीजेपी के, उन्होंने बहुत साफ तरह से आरोप लगाया है कि इट वाज डिजाइन्ड अंडर सिद्धारमैया's इंस्ट्रक्शन टू शो कास्ट डिस्कार्ड। और इन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि हर परिवार में सर्वेयर नहीं गया है, इसलिए इस रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट बीवी विजेंद्र ने जो उन्होंने कहा है कि वो सिद्धारमैया इस रिपोर्ट को इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने ऊपर लगे करप्शन चार्जेस से लोगों का ध्यान हटाने के लिए, इसलिए ऐसे समय पर वो रिपोर्ट लेकर के आए। बीजेपी जो है वो विकलिगा और लिंगायत के बीच में जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि इनकी संख्या कम करके बताई गई या जो भी रिपोर्ट को लेकर सवाल खड़े, तो इन दोनों के अंदर जो असंतोष है उस असंतोष को और बढ़ाने का काम करने में लग गई है कि और ये इस तरह से फ्रेम किया जाने लगा है कि ये रिपोर्ट जो है खाली दिखावे की रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया है कि मार्जिनलाइज डोमिनेंट कम्युनिटीज जो हैं उनको, डोमिनेंट कम्युनिटीज को मार्जिनलाइज करने का काम इस रिपोर्ट के जरिए कांग्रेस कर रही है। और वो लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं, हर नेता हर जगह पर ये भाषण कर रहा है कि भैया फिर से नया सर्वे कराओ, हम इसके विरोध में नहीं है, लेकिन इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये विश्वसनीय नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है, इसका जो है अनसाइंटिफिक है और पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इसलिए नहीं इसे स्वीकार किया सकता। और सबसे बड़ी चीज उन्होंने जो अपीजमेंट को लेकर के उसको एस्केलेट कर रहे हैं बहुत तेजी से, और सोशल मीडिया से लेकर के ग्राउंड पर जो उनके लीडर्स हैं, अभी तो कर्नाटक में ही ये बात हो रही है, लेकिन धीरे धीरे कर्नाटक से बाहर भी ये चीज आ रही है और ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस दूसरी कम्युनिटीज के मुकाबले, मतलब एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी, इन सब के मुकाबले मुसलमानों का ज्यादा ध्यान रख रही है। और ये जो नैरेटिव है बीजेपी का, ये नैरेटिव आप देखिएगा कुछ ही दिनों में 17 तारीख को ये होने दीजिए कैबिनेट की बैठक, प्रधानमंत्री के मुंह से भी आपको सुनने को मिल सकता है। ये इसका मामला है। अब ये जो इश्यूज हैं इनको क्या कैसे टैकल करेगी कांग्रेस, सिद्धारमैया की गवर्नमेंट, डीके शिव कुमार को कैसे मैनेज करेंगे? डीके शिव कुमार जैसे कहा जा रहा है कि 2.5 साल का वो था कि 2.5 साल सिद्धारमैया रहेंगे, 2.5 साल डीके शिव कुमार चीफ मिनिस्टर रहेंगे। हालांकि कांग्रेस में इस तरह की व्यवस्था कहीं देखी नहीं गई है, भले बाद में सब जैसे छत्तीसगढ़ में भी कहा गया था कि 2.5 साल ये रहेंगे, 2.5 साल दूसरे रहेंगे, राजस्थान में कहा गया था कि 2.5 साल वो रहेंगे, 2.5 साल सचिन पायलट रहेंगे, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। तो ऐसे में एक प्रेशर बनाने की कोशिश में डीके शिव कुमार हैं, लेकिन इस तरह की जो चीजें पार्टी को डैमेज करती। डीके शिव कुमार की जो छवि है पूरे देश में, कांग्रेस के भीतर, कांग्रेस के बाहर, वो छवि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सबसे विश्वस्त लोगों में से है। और उस क्वार्टर से अगर इस तरह की चीजें आए तो आप उसका इंपैक्ट समझ सकते हैं क्या हो सकता है। इन चीजों को कांग्रेस लीडरशिप को मैनेज करना ही पड़ेगा, और कैसे करेगी ये कांग्रेस को देखना है। अब इसमें है क्या, कांग्रेस की दिक्कत क्या है? कांग्रेस की दिक्कत ये है कि अगर जहां मतलब वो कैच 22 है एक तरह से कि गले की हड्डी जिसे कहते हैं, गले की हड्डी बन गई है कि अगर इसे एक्सेप्ट करें तो वो वोकालिगा और लिंगायत जो है वो उनसे दूर हों, जिस तरह की स्थिति बनती जा रही है। और ये बड़े इंपॉर्टेंट इलेक्टोरल ब्लॉक्स है, मतलब ये बड़े वोट बैंक्स हैं। तो आने वाले दिनों के चुनाव में अगर लिंगायत और वोकालिगा को जो है
वो डिस्टेंस बननी शुरू हो गई, तो ये बहुत ही डैमेजिंग होगा। तो एक दिक्कत कांग्रेस की है। दूसरा, अगर वो इसको रिजेक्ट करें तो सिद्धारमैया की क्रेडिबिलिटी स्टेक पे आ जाती है, वो अंडरमाइन होती है। और अगर वो इसे रिजेक्ट करें, अब रिजेक्ट करें, अगर वो रिजेक्ट करते हैं तो जो राहुल गांधी का नैरेटिव है नेशनल लेवल का, वो भी कमजोर पड़ता है। अब यहां ये बहुत ट्रिकी सिचुएशन कांग्रेस लीडरशिप के लिए है, वो कैसे इसमें से रास्ता बनाएगी कि भाई क्या क्या बोलते हैं कि लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए। तो लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए, ऐसा क्या वो कोई चमत्कार, कोई रास्ता निकाल सकती है इस तरह का? और अगर निकाल सकती है तो फिर चीजें अलग तरह से जाएंगी। लेकिन अगर ये नहीं निकाल सकती है, इसमें फंस गई, तो सारा जो पॉजिटिव नैरेटिव चल रहा है वो गड़बड़ा जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के हाथ में एक बड़ा इशू लग जाएगा, जो आपके कास्ट सेंसस या जाति गणना और सामाजिक न्याय को काउंटर करने के लिए काफी पोटेंशियल रखने वाला होगा। बीजेपी की स्ट्रेटजी तो बहुत साफ है कि वो वोकालिगा और लिंगायत में जो असंतोष है इसको बढ़ाने का काम जबरदस्त ढंग से करें। और ये बताने, जैसे एक तो ये, और दूसरा कम्युनल फ्रेमिंग जो उन्होंने शुरू कर दी है कि भाई मुस्लिम कोटा डबल कर रहे हैं ये लोग, तो बाकी किसी का आरक्षण डबल नहीं कर रहे हैं, तो मुसलमानों से ज्यादा प्रेम है। ये जो चीजें हैं, इनको कैसे कैसे कांग्रेस की लीडरशिप के लिए चुनौती है, एक बड़ी चुनौती है। और 2023 में जो चुनाव हुए थे उसमें 43% कांग्रेस को वोट मिले थे। और अगर इस बार इन्होंने इसको मिसहैंडल किया, क्योंकि पिछली बार जो 43% वोट मिले हैं उसमें वोकालिगा और लिंगायत दोनों का बढ़िया समर्थन कांग्रेस को मिला। अब यहां यही ट्रिकी सिचुएशन है कि इन दोनों कमिटीज को संभालना है और साथ ही जो नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी खड़ा कर रही है उसको काउंटर करना है, पार्टी के अंदर जो चीजें हैं उनको भी मैनेज करना है। तो ये कहानी है जिसमें मामला फंसा हुआ नजर आ रहा। अब 17 तारीख को जो बैठक होगी उसमें क्या क्या हो सकता है, बस सोचे जरा क्या हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि रिपोर्ट को भाई इंप्लीमेंट कर दिया जाए, जो भी रिपोर्ट है अब देखा जाएगा, वो कलिग्गा और लिंगायत जो भी करेंगे वो उसको बाद में निपटेंगे। और हो सकता है जब ये अपना जो भी करें, लेकिन हमारा ओबीसी, एससी और मुस्लिम अगर मजबूत हो जाएगा तो हम पार पा लेंगे, हर चीज से कोई दिक्कत नहीं होगी। ये एक थिंकिंग ये हो सकती है और इस थिंकिंग के तहत इसको एक्सेप्ट कर। दूसरा ये है कि इस सर्वे को आउटराइटली रिजेक्ट कर दो और कहें हम नया सर्वे कराएंगे। इसमें दिक्कत यही है कि अगर ऐसा करते हैं तो इसमें जो एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय है उस समुदाय में एक अविश्वास पैदा होगा। और दूसरी बात, इसके चलते कांग्रेस का जो नेशनल नैरेटिव है कास्ट सेंसस वाला, वो कहीं ना कहीं उसको चोट पहुंचेगी। अब तीसरा ये है कि इसको डेफर कर दिया जाए कि भाई कोई सब कमेटी बना दें कि इसको और रिव्यू करेंगे और इसके डेटा देखेंगे, इसको समझेंगे, इसमें जो गलतियां हैं उनको दूर करेंगे। ऐसा करने के लिए एक सब कमेटी बना दी जाए और वो सब कमेटी पूरे टर्म तक, जब तक ये सरकार का टर्म चले तब तक वो काम करती रहे। ये टालने वाला मामला है। अब देखना 17 तारीख को क्या करते हैं। अब अगर अप्रूव हो जाता है, अप्रूव हो जाएगा तो फिर ये असेंबली में पेश होगा और उसके बाद तो फिर तो जिन बोतल से बाहर आ गया। और जिन बोतल से बाहर आ गया तो जो चीजें अभी दिखाई दे रही हैं, जो सरफेस पे जो कंटूर्स बनने लगे हैं, उन कंटूर्स को मैनेज करने का काम कैसे कांग्रेस करे। और 2026 के जो लोकल इलेक्शंस हैं, 2026 में लोकल बॉडी के इलेक्शंस हैं, उस इलेक्शंस में इसका पूरी तरह से चीजें दिखाई देंगी। क्योंकि होगा ये कि अगर इसे आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो कर्नाटक का पूरा जो रिजर्वेशन का सिनेरियो है
वो पूरी तरह से बदल जाएगा। वो बदल जाएगा तो आपकी इलेक्शन स्ट्रेटजीज बदलनी उसी तरह से बदलेंगी। आपका जो पूरा एक तरह से कर्नाटक की पॉलिटिक्स बदल जाएगी, जमीन पर बदलेगी। और दूसरा जो रेटोरिक्स हैं, जो नैरेटिव्स हैं, जो ये असंतोष है, इनका भी असर, इनको भी मैनेज करना पड़ेगा, इनसे भी पॉलिटिक्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और कांग्रेस क्या इस महारत के साथ इन सब चीजों को मैनेज कर लेगी कि स्मूथ सेलिंग कर ले सबको मैनेज करके, और अल्टीमेटली जो इससे वो फायदा उठाना चाहती है, एक तो समाज को जो फायदा देने की बात है, दूसरा उसके चलते कांग्रेस जो देख रही कि उसको ये फायदा मिलेगा, वो इतना मजबूत होगी, क्या वो ये मजबूती हासिल कर पाएगी? ये बड़ा सवाल है। और इसी पर सारी चीजें है मामला। आप लोग क्या लगता है, आप लोगों को क्या लगता है कि भाई क्या कांग्रेस इन चीजों को मैनेज कर पाएगी, मैनेज कर लेगी? क्या आपको लगता है कि ये जो कर्नाटक का खास सेंसस है, ये कांग्रेस के गले की हड्डी बन जाएगा, ये कांग्रेस के अंदर झगड़े शुरू करा देगा? और जो कर्नाटक की सरकार, जैसे कई बार इस तरह की बातें आई कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर ऑपरेशन लोटस के लिए लग जाती, तो क्या ऑपरेशन लोटस उनका वहां पर फिर से उसकी शुरुआत हो जाएगी और उसकी तैयारी करने लगेंगे? और ये जो कास्ट सेंसस वाली जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट ऑपरेशन लोटस में मदद करेगी? ये सब सवाल हैं। इन सवालों के जवाब तो आने वाले दिनों में पता चलेंगे, लेकिन अभी फिलहाल कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण सिचुएशन कर्नाटक में है, जो मैं देख पा रहा हूं, जो चीजें दिखाई दे रही हैं, उनसे ऐसा लगता है। तो आज की बात यही समाप्त करते हैं। आप फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई बात के साथ। और हाँ, यदि आपको हमारी कमेंट्री, हमारा विश्लेषण, हमारी टिप्पणी अच्छी लगी तो कृपया इसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए और हमारे चैनल अनब्रेकिंग को सब्सक्राइब कीजिए, इसकी मेंबरशिप लीजिए। आप ऐसा करेंगे तो अनब्रेकिंग को ताकत देंगे और हमें अच्छा लगेगा। तो चलिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब बखैर, नमस्कार, जय हिंद।